कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। डबल स्टार मार्क लगा लीजिए और बातों को ध्यान से समझिए। सीपी मीन्स क्या, कनॉट प्लेस नहीं है ये। सीपी मीन्स होता है आपका सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस। तो क्रॉस, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सर्कल पॉलीगॉन है या नहीं। तो सर्कल पॉलीगॉन, अगर आपका नाम उमेश है तो यू घटाना चाहिए, मेरा नाम राकेश कुमार है तो मैं डी घटाना चाहिए लिख दूंगा। क्या कह रहे हो सर? हाँ, ऑफलाइन क्लासेस में जब बच्चों को पढ़ाता हूं तो उनके लिए ये खास तौर पे उनके लिए मैं तैयार किया था स्टूडेंट। बट आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका सपोर्ट लगातार बना हुआ है, तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा इस बात को कि पहली बात तो मानक रूप होता है आपका m × 10⁻⁴n। क्या बता रहे हो सर? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगे की ये क्वेश्चन आपके लिए इंतजार कर रहा है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत कुछ सिखाने वाला है, क्योंकि ये हड़बड़ी में गड़बड़ी करवा देता है इस तरीके के क्वेश्चन। चलिए, सो जय हिंद स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल डीसी मैथ्स पाटन पे। डीसी मैथ्स पाटन, जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट, आपके पीएम यशस्वी योजना के क्लास 11th की तैयारी आपको करा रहा है। और आज इस वीडियो लेक्चर में आपके साथ मुलाकात करके आपके बीच आकर हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी का अनुभव कर रहे हैं स्टूडेंट कि आज से, जी हाँ, आज से अब आपके लिए हम क्लास 9th के भी तैयारी करवाने वाले हैं। जो पीएम यशस्वी योजना की क्लासेस हैं वो आज से स्टार्ट हो रही स्टूडेंट। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी, डिमांड आ रही थी, पर थोड़ा देर ही सही पर देर आए दुरुस्त आए बोल कहते हैं स्टूडेंट, कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। जी हाँ स्टूडेंट, दुरुस्त इस तरीके से कि ये ना केवल ये वीडियो लेक्चर्स आप क्लास 9th वालों के लिए बल्कि NMMSC 2023 एग्जाम की तैयारी करने वाले उन सभी के लिए भी ये बेनिफिशियल होने वाले हैं। कैसे? क्योंकि आपको भी पढ़ना है एनसीईआरटी का क्लास 8 और उनको भी पढ़ना है एनसीईआरटी का क्लास 8, तो दोनों के लिए ये मजेदार होने वाला है स्टूडेंट। तो इसी बात पे क्यों ना आप इस बात को शेयर कर दीजिए उन सभी जूनियर्स को भी जो आपके पहचान में, आपके कांटेक्ट में, जो क्लास 8 में और NMMSC के भी एग्जाम देने वाले हैं, और साथ ही साथ उनको भी जो पीएम यशस्वी योजना की क्लासेस में यहाँ पे इस बार अपीयर होने वाला है। सो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन को। क्या है ये फर्स्ट क्वेश्चन? मैं पहले फिर से ये बात क्लियर कर दूं स्टूडेंट कि यहाँ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उन पैटर्न्स को जो आपको हेल्प कर सकते हैं। बट मैक्सिमम क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा अपने बुक की तरफ, और भी एग्जाम होते हैं अगर बुक आता होगा मार्केट में तो उनकी तरफ। बट यहाँ हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मैक्सिमम क्वेश्चंस को। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट, आपको इसका वैल्यू बताना है। बहुत ही आसान, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना होगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे आखिर। तो मैं बता दूं स्टूडेंट, इसके लिए हमें जानना जरूरी होता है बॉडमॉस का रूल। क्या होता है बॉडमॉस रूल? अगर आप नहीं जानते तो आई बटन पे लिंक यहाँ मिल जाएगा स्टूडेंट। हमने डिटेल में वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करके रखा है जो आपके बेसिक मैथ्स होता है उसके लिए। सो जाइएगा, प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए यहां से अगर हम देखें तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। बॉडमॉस कहता है कि सबसे पहले आपको सॉल्व करना है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में भी कौन सा? स्मॉल ब्रैकेट, फिर होता है आपका करली ब्रैकेट, फिर होता है आपका बिग ब्रैकेट, मतलब कि छोटा कोष्टक, फिर मंझला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, इस तरीके से। तो छोटा कोष्टक की बात की जाए तो बड़ा ही आसान है, बस इतना सा काम है इसमें। वो जानबूझ के आपको डिस्टर्ब करने के लिए दिया है। और आगे अगर सॉल्व करें तो -1/2 ऐसे ही रहेगा, डिवाइड का चिन्ह, बस। यहाँ पे अगर हम जानते हैं स्टूडेंट तो -1/3 एज इट इज लिख लिया। अब जैसे ही मैं ये डिवीजन के रूल को, सॉरी डिवीजन के साइन को चेंज करता हूँ मल्टीप्लिकेशन में, तो आप क्या जानते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा और ये जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में, हर अंश में और अंश हर में, मतलब कि पलट जाती हैं चीज़ें। तो ये हो जाएगा 7/2। कब? जब आप इसको चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में और डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में। तो आइए अब यहाँ पे अगर देखें तो ये हो गया 1/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ से अब आप फिर से वो कॉन्सेप्ट जानते हैं फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, भिन्नों का गुना, कि ऊपर का ऊपर के साथ, अंश का अंश के साथ, हर का हर के साथ, तो कर देते हैं। तो हो जाएगा -7 × 3 × 2 हो जाएगा 6, 3 × 2 हो जाएगा 6। अब बच्चा हमारे पास ये बड़ा ब्रैकेट, तो ये कैसे सॉल्व होगा? -1/2 और यहाँ से इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करता हूँ तो फिर से ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा ये 6 डिवाइडेड बाय -7। अब यहाँ से बहुत ही आसान है। पहली बात तो ये ऊपर का ऊपर के साथ तो -6 आ जाएगा और नीचे का नीचे के साथ, तो ये माइनस से माइनस कैंसल। और अगर आप देखें तो दोनों ही 2 के टेबल में आता है, तो इस तरीके से 2 3 जा और ये हो जाएगा 2 7 जा, तो 3/7 आपका ऑप्शन आ गया स्टूडेंट। क्या ऑप्शन नंबर कौन सा है ये? बिल्कुल 3/7 ऑप्शन नंबर है आपका 3, ऑप्शन नंबर है आपका 3। चलिए आगे बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे और देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि आपसे पूछा जा रहा है। डायग्राम एक दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है एक्सटर्नल एंगल पर। ये बेस क्वेश्चन है आपके ट्रायंगल के। तो एक्सटर्नल एंगल अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके से आपको दिया जा रहा है।
ये आपका यहाँ पे बनने वाला एंगल कितने हैं, आपका 65 डिग्री है, और यहाँ पे बनने वाला एंगल जो है वो 35 डिग्री है, और यहाँ पे x दिया गया है। तब आपको x का वैल्यू बताना है। ए बी सी डी, इसका ए बी, ये रहा सी और ये रहा डी। इसको मैं दो तरीके से आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि जहां हमें ज़रूरत पड़ती वहां मैं आपको दो मेथड बता देता हूं, आपको प्रैक्टिकल के थ्रू समझाता हूं, आपको मैं यहां पे डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, जैसे भी हो, बट आपका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर, हमारा उद्देश्य है कि क्लियर करें। चलिए यहाँ पे पहला मेथड अगर देखें तो आपको एक चीज याद रखना होगा, क्या है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, कि बाह्य कोण प्रमेय क्या कहता है। बाह्य कोण प्रमेय ये कहता है कि ये जो बाह्य कोण है स्टूडेंट, ये देखिए मेन ट्रायंगल कौन सा है आपका, ए बी सी, ये मेन ट्रायंगल है। इसमें से एक साइड को क्या कर दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। तो ये जो होता है वो यहाँ पे बनने वाला एंगल वो क्या होता है, आपका एक्सटीरियर एंगल होता है, बाह्य कोण होता है। तो ये जो बाह्य कोण है अपने सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। किसी भी त्रिभुज के जो बाह्य कोण होता है वो उसके सम्मुख कोणों के, ये और ये, इसको छोड़ देना, यहाँ का छोड़ देते हैं, और इसके सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जो 65 डिग्री है वो किसके योग के बराबर हो जाएगा, 35 डिग्री प्लस x के। अब आपको निकालना क्या है, x का वैल्यू निकालना है। तो इस तरीके से x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 65 डिग्री, 35 डिग्री इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से x का मान आ जाएगा आपका 30 डिग्री, x का मान 30 डिग्री। ये तो हो गया एक बार। अब दूसरा मेथड अगर मैं बताऊं, दूसरा मेथड देख लीजिए। सपोज कीजिए आपको नहीं पता ये थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, तब आप कैसे करेंगे, बिल्कुल वही कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, क्या, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अब आप जानते हैं 1 2 2 तो दोनों एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, बट यहाँ का क्या, यहाँ का क्या, तो यहाँ के लिए आप जरा सुनिए। ये देखिए AD क्या है, ACD कुछ इस तरीके से है आपका, ये रहा A, यहाँ पे C और ये रहा D, ये लाइन। और हम जानते हैं कि किसी लाइन पे बनने वाला एंगल कितना होता है स्टूडेंट, आपका 180 डिग्री। 180 डिग्री यहाँ से अगर मैं एक और लाइन अगर ड्रॉ कर दूँ, ये देखिए ये, तो ये दो भागों में बट गया, ये दो भागों में बट गया। सपोज अगर ये 65 डिग्री है तो बचा वाला कितना होगा, बचा हिस्सा कितना होगा, एग्जैक्टली 180 डिग्री में आप जब इसको माइनस कर देंगे तो बचा वाला जो मान होगा स्टूडेंट आपका कितना बच जाएगा। यहाँ से अगर यहाँ पे आप माइनस करते हैं तो 115। क्या बातें समझ में आई, नहीं आई? तो एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सम पूरा कोण, पूरा 180 अंश, थोड़ा सा इसने अपना हिस्सा रखा, थोड़ा सा इसने अपना हिस्सा रखा, इसने रखा 65 अंश, तो बचा हुआ किसका होगा स्टूडेंट, 115 अंश होगा। क्यों? क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं कि ऐसे दो एंगल जिनको ऐड करने पर क्या मिले, हमें 180 डिग्री मिले। तो एक है 65, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 115 अंश हो जाएगा। अब आप इस त्रिभुज में देखें तो ABC में 1 2 3 तीनों एंगल्स के वैल्यू आपके पास है, और तीनों को मिलाकर हम जानते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से कि 180 अंश होने वाला है। तो यहाँ से आप मान निकाल लीजिए, धन 35 अंश धन x, सबको आप जोड़ते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 180। इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ें तो इन दोनों को ऐड करने पर आ जाएगा 150 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से अगर आप x का वैल्यू निकालते हैं तो 30 डिग्री आता है स्टूडेंट, दोनों ही में आपका 30 डिग्री आया है। अगर ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। बहुत ही आराम से बनने वाला ये क्वेश्चन है स्टूडेंट। आइए बढ़ते हैं आगे। आगे आपका सर्कल का एक क्वेश्चन है जो कि शानदार ये क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आराम से, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, इसको जरा देखते हैं और समझते हैं। स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस शानदार से क्वेश्चन को कि 35 मीटर त्रिज्या वाले पहिए को 2 चक्कर घुमाने में तय की गई दूरी कितना होगा। बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि पहिए कैसे होते हैं, गोल होते हैं, तभी तो त्रिज्या दिया गया है, सॉरी मतलब कि वृत्ताकार होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 3rd नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो r का मान कितना दे रहे हैं स्टूडेंट, 35 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है, ये देखिए, ये अगर पहिया है यहाँ से यहाँ तक कितना बताया जा रहा है, 35 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से अगर कोई स्टार्ट करता है इस तरीके से घूमना, मतलब कि आपने इस पहिए का क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है, आपको परिधि निकालना है। और वृत्त का परिधि होता है, वृत्त का जो परिधि होता है स्टूडेंट, वृत्त का परिधि, पेरीमीटर ऑफ सर्कल, वो कितना होता है 2 पाई r, आप सभी जानते होंगे। जिसमें से अगर बात की जाए तो 2 और पाई का मान होता है 22 × 22/7, और
आर का मान आपने दिया है 35 अंश। अब बस आप उसको सॉल्व कीजिए, 7 1 7 और 7 5 35, तो ये हो जाएगा आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 44 और ये हो जाएगा 5। यहाँ से जब आप इसको करते हैं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका 20 और ये हो जाएगा 22। अब देखिए ये आ गया आपका एक राउंड का वैल्यू, क्यों? क्योंकि एक सर्कल के लिए 2πr क्या होता है, उसका परिधि होता है। अब बोला जा रहा है कि इसका क्या हो जाए स्टूडेंट, आपका 2 राउंड कहा जा रहा है, तो डबल कर दीजिए इसको, इसलिए ये कितना हो जाएगा, डबल अगर करते हैं इसको तो 440 सेंटीमीटर, 440 सेंटीमीटर। कोई ऑप्शन है क्या? बिल्कुल, सॉरी मीटर्स में दिए गए हैं, चीज़ें मीटर्स में दी गई हैं, इसको ज़रा कलेक्ट कर लीजिएगा। मीटर 440 मीटर करेक्ट आंसर है स्टूडेंट आपका 4th नंबर का, 4th नंबर ऑप्शन है। आइए बढ़ते हैं आगे और दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका x + y + z प्राप्त करने के लिए 7x - 8y में से क्या घटाना चाहिए? तो आप क्या मान लेंगे? p घटाना चाहिए। अगर आपका नाम उमेश है तो u घटाना चाहिए, मेरा नाम डागेश कुमार है तो मैं d घटाना चाहिए लिख दूंगा। क्या कह रहे हो सर? तो देखिए मेरा कहने का मतलब है कि इसमें से किसमें से घटाना है आपको। सबसे पहली बात तो किसमें से घटाना है उसको देखना है, 7x - 8y से घटाना है। तो 7x - 8y से माना कि क्या घटा दिए आपने, p घटा दिए, p घटा दिए। तब इस घटाने से मिलता क्या है स्टूडेंट? क्वेश्चन कह रहा है कि x + y + z प्राप्त करने के लिए, मतलब कि प्राप्त हो रहा है, ये जब घटेगा तो क्या प्राप्त होगा, x + y + z प्राप्त होगा। सॉल्व जब करेंगे तो आपको क्या चाहिए, इस p का वैल्यू, तो p को रखिए एक तरफ तो -p रहेगा, बाकी को उठा के ले जाइए इधर, x + y + z माइनस, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका -7x, ये हो जाएगा +8y। इस तरीके से अगर हम सॉल्व करें आगे जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो -p = ये क्या हो जाएगा आपका 7x और ये x और 7x माइनस हो जाएगा -6x, यहाँ से 8y और ये +9y और ये हो जाएगा +z। लेकिन यहाँ तो माइनस है, हमें तो +p का ज़रूरत है, तो माइनस साइन जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 6x, यहाँ से -9y और -z। ये तो आप जानते ही होंगे ना कि यहाँ माइनस है, माइनस और माइनस अगर मैं इसको हटाऊंगा तो यहाँ माइनस लग जाएगा, या यूँ कहें कि दोनों पक्षों में माइनस का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में जब आप करेंगे तो ये रहा माइनस का गुणा और ये रहा माइनस का गुणा, तो माइनस और माइनस यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका +p, और माइनस साइन अंदर जाएगा तो माइनस और माइनस प्लस माइनस और माइनस और प्लस माइनस, ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका आंसर। क्या ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखें स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका a और b का वैल्यू दे दिया जा रहा है और आपको एक स्टेटमेंट दिया जा रहा है, उसका क्या निकालना है, आपको वैल्यू बताना है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप बना लेंगे, क्योंकि a और b का वैल्यू रखना आपको आता ही है, क्योंकि इक्वेशन आपने सॉल्व किया है। तो देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे हमें हैंडल करना है। तो a = दे रहा है स्टूडेंट आपका, a = है 2 और b = है आपका -3। फिर आपको निकालना है a² - ab प्लस b² का वैल्यू। तो कैसे निकलेगा ऐसे कि a का मान रख दिए, मतलब कि 2 का स्क्वायर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 × -3 प्लस -3 का स्क्वायर। अब यहाँ से अगर बात की जाए तो 2 का स्क्वायर मीन्स 4, यहाँ से माइनस और माइनस हो जाएगा +2 × 3 हो जाएगा 6, और पहली बात तो ये कि माइनस का स्क्वायर क्या होता है आपका, माइनस का प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 19 स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कहना है? नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो ये 3 या 3 से अधिक सरल रेखाओं से बंद आकृति कहलाती है। स्टार मार्क लगा लीजिए स्टूडेंट इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है कि आखिर ये 3 या 3 से अधिक रेखाओं से बनी बंद आकृति आखिर होती क्या है। तो ये होता है आपका बहुभुज पॉलीगॉन होता है। इसका क्राइटेरिया ही है कि कम से कम आपके पास कितनी रेखाएं होनी चाहिए, आपके 3 होनी चाहिए और एक बंद आकृति होना चाहिए। तो ऐसे आकृति आपको जब मिलेगी वो बहुभुज कहलाती स्टूडेंट। एग्जाम्पल है आपके ट्रायंगल्स हैं, सर्कल नहीं है, सर्कल के पास नहीं होता है ना, याद रखिएगा सर्कल नहीं है आपका। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सर्कल पॉलीगॉन है या नहीं, तो सर्कल पॉलीगॉन नहीं होता है। फिर आपका स्क्वायर है,
फिर इसी में आपको रेगुलर पॉलीगॉन और इर्रेगुलर पॉलीगॉन भी पूछा जाता है। सो क्वेश्चन आएगा तो उसको भी समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे का क्वेश्चन है कि किसी संख्या के 4 गुने से 7 अधिक 43 होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आराम से इसको समझते हैं हम कि ये बनेगा कैसे। तो किसी संख्या के, तो माना कि लेट द नंबर बी, माना कि वह नंबर क्या कौन है, लेट द नंबर बी क्या, x। तो इस संख्या का क्या स्टूडेंट, 4 गुना से 7 अधिक। तो इसी संख्या का 4 गुना से 7 अधिक, जब कभी भी ये वर्ड आए ध्यान रखिएगा, पहला वर्ड आप नोट कर लीजिए, मोर देन। से अधिक मतलब कि प्लस करना है, से कम मतलब कि कम करना है, से गुना मतलब कि हिंदी में तो समझ आ जाता है, लेकिन इंग्लिश वाले कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इतने टाइम्स मतलब कि मल्टीप्लिकेशन है। तो इस नंबर के 4 गुने से 7 अधिक जो है वो कितना है, 43 है। तो नंबर ज्ञात कीजिए, मतलब कि x का मान निकालना है। किसी इक्वेशन को सॉल्व करना तो क्या है स्टूडेंट, वेरिएबल का मान ही निकालना होता है। तो यहाँ से 4x यहीं रहेगा, जब ये इधर जाएगा तो 43 माइनस 7, जब 43 माइनस 7 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा आपका 43 माइनस, ये आ जाएगा 36। तो x का मान आ जाएगा आपका 36 डिवाइडेड बाई 4 मीन्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 9। तो वो नंबर कौन सा स्टूडेंट आपका 9 है, वो नंबर कौन सा है, 9 है। और इस तरीके से ऑप्शन नंबर 3 यहाँ का करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या कहना है, शानदार ये क्वेश्चन। फिर से एक ट्रायंगल, देखिए ट्रायंगल दिए गए त्रिभुज में एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC स्टार मार्क कर लीजिएगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन को। हो तो एंगल B व C का माप बताइए, एंगल B व C का माप बताइए कैसे बनेगा आखिर। तो देखिए इस तरीके क्वेश्चन को कैसे करना है। तो ये अगर हमारे पास क्या है आपका A B C दिया गया है और इसका वैल्यू दे दिया गया है 80 डिग्री। और यहाँ पे एक बात स्पष्ट किया जा रहा है कि जो आपका AB है स्टूडेंट, AB है वो AC के इक्वल है, तब आपको B और C निकालना है, तब आपको B और C निकालना है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, रख लीजिएगा इसको। बहुत मैं यहाँ ऑफलाइन क्लासेस में जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनके लिए ये खास तौर पे उनके लिए मैं तैयार किया था स्टूडेंट। बट आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका सपोर्ट लगातार बना हुआ है, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा इस बात को कि पहली बात कि दो ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के 2 साइड अगर इक्वल हैं तो वो होता है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। सम द्विबाहु त्रिभुज जिसके 2 बाहु मतलब कि भुजाएं क्या हो आपके बराबर हो तो वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। और समद्विबाहु त्रिभुज अर्थात किसी भी त्रिभुज की अगर 2 भुजाएं बराबर हैं तो उनके सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। नहीं आया, 2 भुजाएं बराबर तो इनके सम्मुख कोण मतलब कि कोण बी कोण सी आपस में बराबर होंगे स्टूडेंट। मतलब कि ये कि AC का सम्मुख B कोण B और भुजा AB का सम्मुख कोण C ये भी आपस में क्या होंगे बराबर। बात को समझ लीजिएगा फिर से कि किसी भी आपके त्रिभुज के 2 भुजाएं अगर बराबर तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर। यदि 3 भुजाएं बराबर तो तीनों कोण ही बराबर। और 3 भुजाएं बराबर मतलब कि वो कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। तो इस तरीके से अगर मैं कोण B, लेट कोण B इज इक्वल टू मैं x मान लूँ तो इसलिए यहाँ से प्रॉपर्टी से, किस प्रॉपर्टी से कि 2 भुजाएं बराबर तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर। तो यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ से कोण C भी कितना x डिग्री। अब हम जानते हैं कि तीनों कोणों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। कहाँ से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, त्रिभुजों के कोणों के योग गुणधर्म से। ये आप नोट कर लीजिएगा। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। बहुत ही आराम से फिर एंगल A का वैल्यू है आपका 80 डिग्री, ये हो गया x, ये हो गया x, इस तरीके से 180 डिग्री। x को रखिए यहाँ पे तो 2x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 100 डिग्री। 100 माइनस जब होगा इधर से जाके तो x इज इक्वल टू हो जाएगा स्टूडेंट 100 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 50 डिग्री। और x कौन कौन है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 50 डिग्री। मतलब कि एंगल B का मान भी 50, एंगल C का मान भी 50। ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर है आपका 4। ऑप्शन नंबर 4 का ये क्वेश्चन इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया स्टूडेंट। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि बेस्ड है आपके समानुपात पर। समानुपात के चिन्हों को हम समझेंगे। आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको x का वैल्यू निकालना है, पर दिखने में ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर जिसको नहीं पता वो ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट कि आखिर ये है क्या। ये देखिए यहाँ पे जो 4 बिंदियां आपको दिखाई दे रही हैं स्टूडेंट, इस साइन का मीनिंग होता है आपका समानुपात, प्रोपोर्शन का ये साइन है। अगर दो आपका रेशियो आपस में इक्वल होते हैं स्टूडेंट तब ये साइन यूज किया जाता है। दो अनुपात अगर बराबर होते हैं तब, याद रखिए मैं कौन सा वर्ड यूज कर रहा हूं, बराबर। तो ये जो रेशियो है, ये जो रेशियो आपस में बराबर है तब ये यूज किया गया है। तब आपको क्या निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो इसको अब आप कैसे सॉल्व करोगे, ये होता है इस तरीके से लिख लेते हैं हम, एक एक अनुपात जो है वो इसके जगह पे लगा देंगे बराबर, और इस तरीके का ये क्वेश्चन है। अब आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए स्टूडेंट। ये हो जाएगा कहाँ से, या थोड़ा सा अगर आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं यहाँ से, क्या कि 6 के टेबल में ये 2 भी आता है और 12 और 18 भी, तो ये 3 टाइम्स और ये चला जाएगा 2 टाइम्स। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 15 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से ये हो गया आपका इक्वेशन सॉल्व। तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 15 इंटू 2 हो जाएगा आपका 30। इस तरीके से x इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 3। 30 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स 10। ऑप्शन नंबर कौन सा है, अगर देखें तो ऑप्शन नंबर है आपका 4th। ऑप्शन नंबर 4th आपका करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग, ये जो भी दिया गया है कितने जीरो के साथ, 7 जीरो के साथ दिया गया है स्टूडेंट, उतना किलोमीटर है। तो इस दूरी का वैज्ञानिक संकेतन में मान होगा, इस दूरी का वैज्ञानिक संकेतन में मान होगा। अब ये जो मैंने 7 जीरो यूज़ किया है उसके पीछे का कारण समझिए, बड़ा ही आसान है, आपको आसानी से समझाने के उद्देश्य से कि जो नंबर दिया गया है उसको वैज्ञानिक संकेतन, बस इसी की वजह से मैंने ये वर्ड यूज़ किया है स्टूडेंट कि 7 जीरो क्यों। तो देखिए, ये देखिए 5, 15 और 7 जीरो लगा दीजिए। ये मैंने लगा दिया 7 जीरो, 3 3 और 1 7, 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, गड़बड़ मामला है। चलिए ये रहा 7 जीरो। अब वैज्ञानिक संकेतन क्या होता है ये आपको समझना है, साइंटिफिक नोटेशन। इसी को जाना जाता है आपके साइंटिफिक फॉर्म के नाम से, इसी को जाना जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म से, मानक रूप से। अब देखिए इसको मानक रूप में क्या ऐसे लिखना होता है, तो मानक रूप होता है आपका m इंटू 10⁻⁴n। क्या बता रहे हो सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो समझिए, आपको कोई एक ऐसा नंबर लेना है स्टूडेंट, आपको क्या कर लेना है, इसको दशमलव में बनाना रहता है। दशमलव अभी कहाँ लगा हुआ है, डेसिमल, तो यहाँ लगा छुपा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। अभी कहाँ लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है। अब आपको कहाँ लाना है, यहाँ लाना है, कहाँ तक, इस 1 के बाद लाना है। तो देखिए इस डेसिमल को, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं, मतलब क्या है, डेसिमल 0 लगा सकते हैं, कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसने जंप किया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पे आपको एक ऐसे नंबर को लाना होता है जो कि सबसे पहला नंबर हो और जो कि क्या हो स्टूडेंट, 0 नहीं हो। तो यहाँ पे 1 है, तो 1 के बाद जब लगाया जाएगा तो कैसे लगाया जाएगा, ये कुछ इस तरीके से लगाया जाएगा, 5 0 0 0 0 0 0 0, ये हो जाएगा आपका ये। इसके बाद जो आपने जंप कराया 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स जब आपने जंप कराया तो 10 की पावर आपका 8 हो जाएगा, 10 की पावर 8 हो जाएगा, ध्यान से समझिए। और इसको आप लिखेंगे 1.5 इंटू 10⁻⁸। और ऑप्शन में आप देख सकते हैं क्या कि इस तरीके का क्वेश्चन है क्या, ऑप्शन है क्या, बिल्कुल। अगर ध्यान से आप समझें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर है आपका ए, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट। देखिए m के जगह पे कौन आया 1.5 और 10⁻n, 10⁻n, n के जगह पे 8, मतलब कि 10 के पावर में इस तरीके से जब लिखते हैं तो ये होता है आपका साइंटिफिक फॉर्म। तो इसलिए से मैंने यूज़ किया कि 7 0 के साथ ये जो नंबर है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ ही आपका एक मेन कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा स्टूडेंट, क्योंकि ये हैं आपके लाइन, पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन, और पैरेलल लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी आपके हल्के में नहीं लेने हैं। तो देखिए ये जो है पैरेलल लाइंस हैं, उसके बाद यहाँ से एक ट्रांसवर्सल, एक तिर्यक रेखा इसको कट कर रही है, और यहाँ पे कुछ एंगल्स बनते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट कि यहाँ बनने वाले एंगल्स क्या होते हैं। देखिए ये रहा लाइन और ये रहा तिर्यक रेखा, ऊपर बना, ये रहा लाइन, ये रहा वही तिर्यक रेखा, फिर से ऊपर बना, ये रहा लाइन, ये रहा वही तिर्यक रेखा, फिर से ऊपर बना। तो इस तरीके के जो एंगल्स होते हैं वो आपका कहलाते हैं संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये बात हो गया क्लियर। इसी तरीके से आप फिर से यहाँ के लिए, अंदर के लिए भी देख सकते हैं, यहाँ के लिए होगा। ठीक है, इस तरीके से बाहर के लिए, इधर के लिए वो देखेंगे, यहाँ होगा। इस तरीके से यहाँ फिर एक ही तरफ के, एक ही साथ बनने वाले, एक ही तिर्यक रेखा के साथ एक ही दिशा में बनने वाले जो एंगल्स होते हैं
वो क्या होते हैं, आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। अब हमें क्या दे दिया गया है, हमें दे दिया गया है आपके कुछ इस तरीके से, उसके बारे में जानते हैं कि यहाँ का एक एंगल दे दिया है, यहाँ का एक एंगल दे दिया है, और इसका तो नाम भी बता दिया गया स्टूडेंट कि क्या है ये है आपका P, ये है आपका Q, ये है आपका R, और ये है आपका T ट्रांसवर्सल या N ट्रांसवर्सल। एन ट्रांसवर्सल है आपका, ये है आपका 65 डिग्री, और ये है आपका एक्स का वैल्यू आपको बताना है, तो होगा कितना। तो इसको भी समझ लीजिए, दो चीज़ें ही बताऊंगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि पहला चीज़ मैंने आपको बता दिया करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब दूसरा चीज़ है आपका अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण, इंटीरियर एक्सटीरियर, सॉरी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स देखिए अंदर की तरफ है, आपको याद रख लेना है जेड। आप जानते हैं ये बच्चे जिनको याद होगा, ये जेड से बड़ा ही फेमस है ये, यहाँ और यहाँ बनने वाले एंगल्स। तो ये देखिए जेड, ये देखिए जेड दिखा क्या, यहाँ से यहाँ जेड, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो जब कभी भी इस तरीके का एंगल बनेगा स्टूडेंट यहाँ और यहाँ, तो ये होते हैं आपके अल्टरनेट एंगल्स, एकांतर कोण, और आपस में ये बराबर होते हैं। तो आंख मूंद के यहाँ पे आप x इज इक्वल टू क्या लगा दीजिए, 65 अंश बता दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। इसके अतिरिक्त और क्या जानकारी है इसमें, और कुछ बातें दी गई हैं क्या। पहली बात तो ये कि 3rd नंबर का ये ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहली, अच्छा ये बात और बताया जाए कि पी और क्यू आपस में क्या है, पैरेलल हैं, क्यू और आर आपस में पैरेलल हैं, तब आपको क्यू यहाँ पे दिए गए और यहाँ पे दिए गए एंगल्स के बारे में बताना है। खैर आपके पैरेलल अगर बता दिए हैं तो यहाँ से जुड़ी एक चीज़ और मैं बता दूँ स्टूडेंट, आप क्लास 8 में हैं तो ये आगे की कहानी कि आपस में ये पैरेलल होते कैसे हैं। तो P और Q आपस में पैरेलल हैं, और आपके जो हैं Q और R आपस में पैरेलल हैं। अब आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा कि लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ इट, सॉरी ये तो ट्रायंगल से रिलेटेड हो गया, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड, फिर से वही बोल रहा हूँ, लाइन ड्रॉन पैरेलल टू ए गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये थ्योरम क्या कहता है, ये प्रमेय कि एक ही रेखा के समांतर खींची गई समस्त रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। तो देखिए क्यू के समांतर P को रेखा खींचा गया है तो P क्यू समांतर है, इसी क्यू के समांतर R को भी खींचा गया है, तो ये क्या हो गए, एक ही रेखा के समांतर खींची गई समस्त रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। और ये रहा तिर्यक रेखा, तो तिर्यक रेखा के लिए बाकी कहानी तो मैंने बता ही दिया है कि किस तरीके से एकांतर कोण और यहाँ पे बनने वाले आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं, संगत कोण होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। आइए बढ़ते हैं स्टूडेंट आगे, और आगे की ये क्वेश्चन आपके लिए इंतजार कर रहा है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बट बहुत कुछ सिखाने वाला है, क्योंकि ये हड़बड़ी में गड़बड़ी करवा देता है इस तरीके के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसको आगे बढ़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि आपको इसका वैल्यू बताना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ इस तरीके से हो जाता है, बच्चे यहाँ पे हड़बड़ी कर जाते हैं इसको सॉल्व करने में, थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं वो कि ये है क्या, ये पढ़ा जाता है स्टूडेंट 2 सही 1/5, क्या पढ़ा जाता है आपका 2 राइट 1/5। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो 5 × 2 हो जाएगा आपका 10, और 10 और 1 हो जाएगा आपका 11 डिवाइडेड बाई 5। अब इस पूरे को डिवाइड करना है हमें 3/5 से, बाकी की कहानी आप जानते हैं कि इसको कैसे डिवाइड करना है। तो 11/5 वैसे ही रहने वाला, इसको जब मैं मल्टीप्लिकेशन में चेंज करूंगा तो ये चीज़ें पलट जाएंगी, तो ये हो जाएगा 5/3, 5 से 5 कैंसल, और ये आ जाएगा आपका 11/3। ऑप्शन में है क्या 11/3, बिल्कुल 4th नंबर का ये ऑप्शन है स्टूडेंट। आइए बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं है। डबल स्टार मार्क लगा लीजिए और बातों को ध्यान से समझिए। पहला दिया गया है आपका 27,000, दूसरा दिया गया है आपका 1,000, तीसरा दिया गया है 125 और चौथा दिया गया है 900। सबके पीछे का कारण बताऊंगा कि क्यों है और क्यों नहीं है। पहले सुनिए कि क्यों नहीं है, तो कौन नहीं है उसको बताना है स्टूडेंट। तो पहली बात तो ये सुन लीजिए कि 27,000 है, क्यों बताऊंगा मैं अभी कि 27,000 है, उसके बाद 1,000 भी है, उसके बाद 125 को तो कौन भुला सकता है, कोई भुला ही नहीं सकता, क्योंकि अगर आप क्लास 8 की स्टूडेंट हैं तो 125 मतलब कि 5 का क्यूब है ये तो पता ही होगा। बट 900 जो है नहीं है, क्यों नहीं है, तो सुनिए ध्यान से और नोट कर लीजिए बात को कि कभी भी एक पूर्ण घन संख्या जो है आपका सम संख्या, जीरो के सम संख्याओं के साथ अंत नहीं होता है स्टूडेंट। कभी भी एक पूर्ण घन संख्या परफेक्ट क्यूब जीरो के सम संख्याओं के साथ अंत नहीं होता है। तो किसके साथ होगा, हमेशा विषम के साथ ही होगा। आप देख लीजिए उठा के कितने भी आप कर लीजिए, जितने भी आपके आएंगे हमेशा जो जीरो वाले होंगे, पूर्ण घन अगर संख्या है वो, तो कहाँ कैसे स्टार्ट होंगे, कैसे खत्म होंगे, वो आपके विषम संख्याओं के साथ ही खत्म होंगे, सम संख्याओं के साथ नहीं। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा की बातें, या यूं कहें कि थोड़ा सा
एक्स्ट्रा ज्ञान के तौर पे अगर आप देखें तो और बातें देखिए तो पूर्ण वर्ग क्या होता है, वर्ग मतलब कि क्या आपका डबल, मतलब कि पावर 2। तो जो पूर्ण वर्ग संख्या होता है स्टूडेंट वो हमेशा सम संख्या से खत्म होता है, कभी भी विषम से नहीं होता, बिल्कुल एक दूसरे के उल्टे पुल्टे। विषम संख्याओं से कौन खत्म होगा, आपका पूर्ण घन संख्या। सम संख्याओं से कौन होगा, आपका पूर्ण वर्ग संख्या। तो याद रहेगा ये बातें बिल्कुल, और ये तो याद ही रहता है। तो इस तरीके से आपका 900 जो हो जाएगा वो है, कारण भी मैंने बता दिया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हमारे पास एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन वेट कर रहा है स्टूडेंट। अभी तक के अब यूनिक पैटर्न है ये कि अजय ने एक सिलाई मशीन 2500 रुपये में खरीद कर 3000 रुपये में बेच दी, तो अजय का लाभ प्रतिशत ज्ञात कर दीजिए। लाभ नहीं, लाभ प्रतिशत। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, पहली बात तो ये कि खरीदा कितना में है, तो खरीदा मतलब कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब कि सीपी। सीपी मीन्स क्या, कनॉट प्लेस नहीं है ये, सीपी मीन्स होता है आपका सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा आपका 2500 ये हो गया। और आपका सेलिंग प्राइस मतलब कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है स्टूडेंट, विक्रय मूल्य है आपका, सेलिंग प्राइस है आपका 3000 रुपीज़। तो इस प्रकार से अगर लाभ देखें तो बड़े में से छोटे को घटा दीजिए, तो लाभ कितना हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा आपका, इसमें जब घटाओगे तो 500 रुपये का प्रॉफिट आया है। अब लाभ प्रतिशत क्या होता है ये आप समझिए। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला होता है आपका लाभ प्रतिशत बराबर लाभ कितना हुआ वो गुणित 100% बटे किसमें हुआ, तो क्रय मूल्य में होता है, क्रय मूल्य में होता है, मतलब कि प्रॉफिट इंटू 100% डिवाइडेड बाय आपका कॉस्ट प्राइस। यहाँ से अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, प्रॉफिट कितना है आपका 500 है, और इसके बाद है ये 100% और आपका कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 2500, इस पर आपको निकालना है। तो इससे ये कटा, इससे ये कटा, आगे जब हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका, यहाँ से हो जाएगा 5 1 5 और ये हो जाएगा आपका 5 5 25, ये हो जाएगा 5 1 और ये हो जाएगा आपका 20 टाइम। तो 20% आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये आंसर आ जाएगा। ऑप्शन में अगर देखें तो ऑप्शन नंबर कौन सा है ये, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर है। फिर से आगे बढ़ें तो 832 में 8 का पूर्वेण अंक होगा, इसको भी आप नोट कर लीजिए, स्टार मार्क लगा लीजिए कि पूर्वेण अंक क्या होता है, पूर्वेण अंक क्या होता है। तो ये है आपका 832, क्या लिख रहा हूँ 832 में पूर्वेण मतलब कि एक पीछे या उससे पहले वाला अंक। तो किसका पूछा जा रहा है, 8 का पूर्वेण पूछा जा रहा है। क्या आपका 8 का पूर्वेण इससे पहले वाला अंक बता सकते हैं, नहीं दिखाई दे रहा है तो क्या होगा स्टूडेंट, आपका 0 होगा। तो यही क्या होगा, आपका पूर्वेण अंक होगा। ऑप्शन में बात की जाए तो ऑप्शन नंबर है आपका 4, ऑप्शन नंबर 4 है 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी सम पंचभुज में प्रत्येक कोण का मान कितना होगा, प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होगा। फिर से इसको आप डबल स्टार के साथ लिख लीजिए स्टूडेंट, सम पंचभुज, ये जो वर्ड है आपका सम, रेगुलर पेंटागन, इसको आप ध्यान रखिए। तो रेगुलर पेंटागन में कितने आपके एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, सॉरी क्या दिया गया है आपको, फिर से मैं रिपीट कर दूं, किसी सम पंचभुज में प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होगा। देखिए प्रत्येक अंतः कोण कुछ नहीं दिया गया है, बनेगा कैसे। देखिए पहली बात तो ये कि प्रत्येक अंतः कोण का मान कितना होगा, तो हम जानते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन के लिए उसके जो इंटरनल एंगल का सम होता है स्टूडेंट वो कितना होता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो n का वैल्यू मतलब कि भुजाओं की संख्या क्या दिया गया है, भुजाओं की संख्या बराबर 5। क्यों, क्योंकि ये सम पंचभुज है, 5 दिया गया है। तो नंबर ऑफ साइड्स कितने दिए गए हैं, 5 दिए गए हैं। अब देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन वो कितना होता है, वो होता है आपका n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 इंटू 180 डिग्री। बहुत ही प्यारा फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट, देख लीजिए, रख लीजिए इसको, बहुत ही अच्छे से सजा के बिल्कुल इसको आप कॉपी में इसको नोट कर लीजिए कि यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरीके से, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन की एक सम आपके जो बहुभुज हैं उसके जो हैं इंटीरियर एंगल अंतः कोणों का योग कितना होता है ये। तो यहाँ से निकल जाएगा n-2 मीन्स n-2 कितना हो जाएगा 5-2 इंटू 180 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा ये 3 इंटू 180 डिग्री। तो इसको जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 540 अंश। ये तो हो गया सभी
कोणों का योग। आपको निकालना क्या है, एक कोण का मान निकालना है। तो एक कोण का मान निकालना है तो कोणों की संख्या कितना है, 5, तो 5 अब निकलेगा कैसे, तो एक कोण का मान भी सुन लीजिए स्टूडेंट, आपको निकालना कैसे है एक कोण का मान। और एक कोण में भी आपको अगर देखा जाए तो चलिए प्रत्येक अंतः कोण का मान आखिर निकलेगा कैसे, तो 5 से भाग दे दीजिए, बस 5 से भाग दे दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा ये 540 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको जब 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग दे देंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5 5, फिर ये तो क्या है 4 है, तो नहीं जाने का 0 लगेगा, ये बन जाएगा आपका 40 और 5 अट्ठे 40, तो 108 अंश आपका आंसर आ जाएगा। 108 अंश आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया स्टूडेंट आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हुए हम बढ़ते हैं आगे, और इसके ऑप्शन की बात की जाए तो यह ऑप्शन नंबर 2 इस तरीके से अगर देखा जाए तो नेक्स्ट। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा स्टूडेंट, वीडियो लेक्चर ये जो है थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि ये 20 क्वेश्चंस लगभग आपको करा रहे हैं स्टूडेंट। 10th वालों की बात की जाए, 11th वालों की बात की जाए तो उनका लगभग 10 क्वेश्चन का पैटर्न हम लेके आते हैं, आपके लिए 20 ला रहे हैं इसी टाइम पे, तो आपको थोड़ा साथ देना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा। बढ़ते हैं आगे, कौन सा ये क्वेश्चन है, एक नगर की जनसंख्या 25,000 से बढ़कर 26,500 हो जाती है, तब जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो देखिए बढ़ोतरी वृद्धि की बात की जाए तो वृद्धि का सिंपल सा फॉर्मूला है कि ज़्यादा में से कम को घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 26,500 में से अगर आप 25,000 को घटा दें, 25,000 को घटा दें तो क्या आ जाएगा वृद्धि आपका 1500 जो है आपका वृद्धि आ गया। अब वृद्धि प्रतिशत तो सेम वही है, आपका क्या निकालना है, आपका वृद्धि प्रतिशत अगर निकालना है, वृद्धि प्रतिशत निकालना है तो वृद्धि गुणा 100% बटे आपका जो पुराना है, मतलब कि कितने में से बढ़ रहा है, तो 2500 में से, तो 25,000 में बढ़ रहा है। तो अगर देखें तो यहाँ से वृद्धि कितना हुआ है 1500 का हुआ है, तो 100% का गुणा कर दिए और ये भी निकाल दिए, 25,000 का भाग दे दिए, कट जाएगा ये 3 0। इस तरीके से अगर देखें तो 5 5 जा और ये हो जाएगा आपका 5 3 जा और 5 2 जा, 5 0 जा, फिर 5 1 जा और 5 6 जा, तो ये हो जाएगा आपका 6% आपका इंक्रीज परसेंटेज आ जाएगा, 6%। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 है। देखिए कितना आराम से बनने वाला एक क्वेश्चन है, बिल्कुल लाभ हानि जैसा है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, बस चीज़ें पैटर्न चेंज हो रहा है। अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से कि n का वैल्यू आपको बताना है। n का वैल्यू क्या है आपका 3n - 15 = 21। यहाँ से n का वैल्यू आपको बताना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको अंदर मल्टीप्लाई करके आपको इसको बड़ा नहीं बनाना स्टूडेंट। 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इधर जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो n - 15 = 21 डिवाइडेड बाय हो जाएगा आपका 3। 21 डिवाइडेड बाय 3 मीन्स क्या, ये आ जाएगा 7। 21 को 3 से भाग दोगे तो कितना आएगा 7, और अब आपका n बराबर हो जाएगा 7 - 15 बराबर हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 22, n बराबर हो जाएगा 22। ऑप्शन में अगर बात की जाए तो n बराबर 22 बिल्कुल चौथे नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 14 मीटर है, एक वृत्ताकार बगीचे का व्यास 14 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल, बिल्कुल आराम से इस बात को समझेंगे। पहली बात तो ये कि वृत्ताकार आपका मैदान है, वृत्ताकार मैदान है और उसका क्या दे दिया गया, व्यास दे दिया गया है, मतलब कि डीप। चलिए मैं इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाता स्टूडेंट कि ये रहा वृत्ताकार मैदान, व्यास क्या होता है, केंद्र से गुजरने वाली जीवा, केंद्र से गुजरने वाली जीवा, तो ये होता है व्यास। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी d बराबर कितना दे दिया गया है आपका 14 मीटर दे दिया गया है। तब आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है। अब हम ये बात जानते हैं कि व्यास d बराबर क्या होता है, 2 गुणित त्रिज्या, 2 गुणित त्रिज्या होता है, 2 गुणित त्रिज्या, और त्रिज्या को हम जानते हैं r से डिनोट करते हैं। तो d = आपका d का वैल्यू कितना दे दिया गया 14 मीटर, 2 × r, तो r का मान कितना हो जाएगा, r का मान हो जाएगा आपका 7 मीटर। आखिर हमने r क्यों निकाला, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी वृत्ताकार आपके आकार का, आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, आपका होता है πr²। r जब इन्वॉल्व हो रहा है तो r की तो ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए जो क्षेत्रफल होगा, एरिया हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा πr², मीन्स पाई का मान होता है आपका 22/7 गुणित ये हो जाएगा आपका 7 का वर्ग, तो 7 का वर्ग, तो इसको लिख सकते हैं 22/7 गुणित 7 वर्ग, मतलब कि क्या 2 बार लिख कर गुना कर देना। तो यहाँ से हो जाएगा एक साथ कट जाएगा, 22 गुणित 7, 7 दूनी 14, 14 का 4 हासिल गया 1, 7 दूनी 14 और 1 15, तो 154। चूँकि क्षेत्रफल में है तो मीटर का वर्ग आएगा, क्षेत्रफल मतलब कि वर्ग इकाई ये अपने साथ रखेगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि ये कुछ पैटर्न्स दिए जा रहे हैं स्टूडेंट आपको,
और इसमें आंकड़े दिए जा रहे हैं और आपको समांतर माध्य बता दिया गया कि 4 है, तब x का मान आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल सा ये है, थोड़ा सा यहाँ को हम मिटाकर आपको एक्सप्लेन कर देते हैं इसको, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं स्टूडेंट जिसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है और इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे ही देंगे, ये मान के चलिए। तो यहाँ पे दे दिया गया है क्या, पहले तो बात तो ये 3 4 8 5 x 3 ये है, और समांतर माध्य मतलब कि am का वैल्यू क्या दे दिया गया है, समांतर माध्य बराबर दे दिया गया है 4। अब आपको इस x का मान निकालना है। तो समांतर माध्य बराबर आप जानते हैं am इज इक्वल टू होता है आपका सम ऑफ स्कोर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्कोर्स, या प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये प्रेक्षणों की अगर हम योग करें तो योग करेंगे तो 3 + 4 हो जाएगा 7, 7 + 8 हो जाएगा आपका 15, 15 + 5 हो जाएगा आपका स्टूडेंट 20, 23 और प्लस x डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 और am का वैल्यू दे दिया गया है कितना 4, तो ये होगा 4। तो इस तरीके से अगर देखें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 6 का 4 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 23 + x का मान चाहिए तो x इज इक्वल टू 23, जब इधर आएगा तो 24 माइनस की 23, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ये हो गया आपका स्टूडेंट करेक्ट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 ही है जो कि 1 आया है। इस तरीके से हमने लगभग 20 क्वेश्चन को यहाँ आपके लिए सॉल्व किया स्टूडेंट। और अगर आपको यहाँ से कोई भी परेशानी है, कोई भी अगर चीज़ें समझ में नहीं आई तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स का यूज़ कीजिए, आप वहाँ पे बताइए। अगर आपको पसंद आया हो तो भी बताइए स्टूडेंट कि हाँ हमें पसंद आया सर, और हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा स्टूडेंट, ताकि ये जो है यूट्यूब के द्वारा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जाए और उनको भी ये वीडियो लेक्चर जो हैं हेल्पफुल हो सके स्टूडेंट। और इस तरीके से हम आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है ना कि अपने पास रखने से। हमारा उद्देश्य है सब पढ़ेंगे साथ बढ़ेंगे डीसी मैथ्स पाटन पे। इसी उद्देश्य के साथ हम आपके वीडियो लेक्चर्स को आगे कंटिन्यू करेंगे स्टूडेंट, बने रहिए हमारे साथ और जय हिंद।